प्रताप नारायण मिश्र। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई थी। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनीबाजों में आ जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली में बहुत कुछ विभिन्नता ही लक्षित होती है। प्रताप नारायण जी विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वार्य की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधाड़क रख दिया करते थे। कैसा भी विषय हो, पर उसमें विनोद मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। लेख हर तरह के लिखते थे, देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों में मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घूरे कलत्ता विनय, कनातन का डौल बांधव, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौ। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर अधिक ही रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं। समझदार की मौत है, सच है सबते भले है, मूढ़ जिन्हें न व्यापे जग जगती, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तीर्थ त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धोआना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेंत मेत में धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना। संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खै खै। आफत तो बेचारे जिंदा दिलियों की है, जिन्हें न यो कल न वो कल। जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था तब के विद्वान कहते, गिरवाड़ वाड़ीशु विशाल बुद्धिस्त थान्य भाषा रसो लोलुपो अहम। अब आज अन्य भाषा वरम च अन्य भाषाओं का करकट उर्दू छाती का पीपल हो रही है। अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। मनोयोग में शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों किंतु भले पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है, यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे। कली कौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। संगीत शाकुंतल लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का भी नाटक लिखा है। हठी हम्मीर रणथंभौर पर अल्लाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक उनका एक प्रहसन भी है। अब हम देखेंगे आगे बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और परलोकवास संवत 1971 में हुआ। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। कौन था? बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। उनके लिखने का ढंग पंडित प्रताप नारायण के ढंग से मिलता जुलता है। मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने भी नहीं किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर जो है मिलते हैं। समझा बुझा कर के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं।
इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज़ ही नहीं, बड़े बड़े फ़िक्रे तथा भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। अनेक प्रकार के जो गद्य प्रबंध है भट्ट जी ने लिखा है, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की छड़ी लगा दी है, बांध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ है? उत्तर मिला, आँख आई है। ये चट से बोल उठे, भैया ये आँख वाला बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। भट्ट जी की लिखावट के दो नमूने देखते हैं हम लोग। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लिख डालते हैं। मुहावरों की बड़े बड़े जो लेख होते हैं वो लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की छड़ी बांध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। अच्छा, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, लिखावट के दो नमूना देखते हैं। कल्पना, कल्पना में यावत मिथ्या और दरोग की बलेगाह, इस कल्पना पिशाचनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है? अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि गौतम हो गए। क्या हो गए? गौतम हो गए। कड़ाद ने तिनका खा खाकर किनका बिनने लगा। कड़ाद तिनका खा खाकर किनका बिनने लगा, पर मन की मन भावनी कन्या कल्पना का पार न कर पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूति के पीछे दौड़ता फिरे? यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है। अतएव यह है हेय है। आत्मनिर्भरता। इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी भी भलाई की ओर न झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से ड्योढ़ी दुनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कुव्वते बाजू पर भरोसा रखने वाला, पुष्टवीर, पुष्टबल, भाग्यवान, एक संतान अच्छा, कुकर सुकर से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, पर भाग्योपजीवी 10 किस काम की। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्ता के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों के अनुवाद भी निकाले थे। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने बहुत ही विस्मृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन 2 लेखकों को समझना चाहिए। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6/1912 और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में से थे और वेश भी उन्हीं सा रखते थे, उन्हीं जैसा। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी की सबसे विलक्षण थी। उनका प्रेमघन भी उपनाम मिला था। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक 1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को वे
कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके वाक्य को पढ़कर ये कहने लगे, इससे यो कर दीजिए, दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होना होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का आदर्श जो था वही उनकी हिंदी का था। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समझिए। भाषा भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु है बद एक बाल। हिंद की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ में दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान भारतेंदु के पैधान विदेश चले जाए रहे अति ख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। पैधान विदेश चली जाए यह है अति ख्वारी, दुखदाई, अति काव्योचित और मार्मिक है। प्रयाग रामागमन। नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचना आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। वारंगना रहस्य महानाटक में अथवा वैश्या विनोद महानाटक। दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बिनी में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित्त, सवैये, गज़ल, शेर इत्यादि रखे गए हैं। विनोदपूर्ण प्रश्न तो अनेक बार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ती विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा कि जनाब, यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है, और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हों। अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए और इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभ काल संवत 1938 की एक संख्या से कुछ अंश नीचे देते हैं। परिपूर्ण पावस। जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्भुत पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, मानो मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों की सुहावनी लताएं लिपट लिपट मानो मुग्ध मयंक मुखियों को अपने प्रियतमों के अनुरागालिंगन की विधि बतलाती। इससे युक्त पर्वतों के श्रृंगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रवाह ने मानो पारा की धारा और बिल्लोर की धार को तुच्छ कर युगल पार्श्व की हरी भरी भूमि की जो मारे हरेपन के श्यामता की झलक दे अलग की शोभा लाई है। बीच बीच मांग सी काढ़ मांग लिया और पत्थर की चट्टानों सुम्बुल अर्थात हंसराज की जटाओं का फैलना, बिखरी हुई लटों के लावण्य का लाना है। कादम्बिनी के समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संवत 1942 की संख्या का एक स्थानिक संवाद देखते हैं। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चिरकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुख के दिन सकेल, अचल कोट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गई। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेल पेल और कभी उसी पर सुख की कुलेल है। पीछे जो उनका साहित्यिक पत्र नागरी निरध निकला, उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक हुए, जैसे संपादकीय सम्मति समीर,
प्रेरित कल्पलापिक कलरव, हास्य हरितांकुर, वृत्तांब कुलाकावली, काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटियाँ, नियम निर्घोष। समालोचना, इसको हम लोग फिर से देखेंगे कि साप्ताहिक पत्र जो नागरी नीरद निकला उसके शीर्षक भी वर्षा के खास रूपक हुए, जैसे संपादकीय सम्मति समीर, प्रेरित कलापी कलरव, हास्य हरितांकुर, वृत्तांत कावली, वृत्तांत वला कावली, काव्य काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटियाँ, नियम निर्घोष। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बरी में 5 पृष्ठों में हुई थी। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बरी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। 21 पृष्ठों में, शुद्ध में लिखा 21। उसका कुछ अंश नमूने के लिए नीचे दिया जाता है। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं। तो जानना चाहिए कि यदि यह संयोगिता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं। एक गंवार भी जानता होगा कि स्थल परिवर्तन के कारण गर्भांक की आवश्यकता होती है। अर्थात स्थान के बदलने में पर्दा बदला जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भांक मानते हैं। सो आपने एक ही गर्भांक में 3 स्थान बदल डाले। गर्जे की इस सफ़े की कुल स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह दिया था। लाला श्रीनिवास दास, इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध स्टेट लक्ष्मी चंद्र के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। यहाँ श्रीनिवास दास का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944 में हुई। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसमें संवाद अधिक रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। तप्ता संवरण नाटक सन 1874 के हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1883 ईस्वी में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदैव होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। लाला श्रीनिवास दास जी का जो रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक था उसकी बहुत चर्चा हुई थी। पहले यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई हैं। पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी, पर दृश्यों में देश कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाते हैं,
कुछ मध्य युग और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता। कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी। जैसे ऊपर कहा गया है, यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह है कि यह दुखांत है। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का प्रचलन न था। इसकी अधिक चर्चा का एक कारण यह भी था, लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है, यह सबसे बाद का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद कहकर लेकर लिखा गया है। श्रीनिवास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। ये वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लगते थे। उपयुक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सौदेश्य होती थी। परीक्षा गुरु के कुछ अंश नीचे दिया जाता है। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम पड़ती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार हैं, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, देखिए, परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाएगा और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होना होगा, वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा। ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। खैरियत हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ। ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह थे। उनका जन्म श्रावण शुक्ल 14 संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956 मार्च सन 1899 में हुई। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविधा भावमयी प्रकृति के रूप माधुरी की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई, उनके हृदय में इस भूखंड के रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहाँ उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृति साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। यहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे देते हैं। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल नाम से प्रसिद्ध है। याही मग हवै के गए दंडक कवन श्री राम, तासो पावन देश व विंध्याटवी ललाम। मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं, जहाँ कहीं निर्झरणी जिनकी तीर व नीर से भरे मदकल कुंजित विहंगमों से शोभित हैं, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जम्बू के निकुंज फलबार से नमित जानते हैं।
शब्दायमान होकर झरती है। जहाँ के शल्लकी वृक्षों की छाल में हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ कर खुजली मिटाते हैं और उनमें से निकला शिर सब वन के क्षेत्र समीर को सुरभित करता है। मंजू वजुल की लता और निचुल के निकुंज जिनके पत्तों से ऐसे सघन जो सूर्य की किरणों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित हैं। ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश भगवती चित्रोत्पला जो नीलोत्पलों की झोपड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, कंकाग्रध नामक पर्वत से निकल अनेक दुर्गम विषम और असम भूमि के ऊपर से बहुत से तीर्थों और नगरों को अपने पुण्य जल से पावन करती पूर्व समुद्र में गिरती है। इस नदी के तीर अनेक जंगली गांव बसे हैं। मेरा ग्राम इन सबों से उत्कृष्ट और शिष्ट जनों से पूरित है। इसके नाम ही को सुनकर तुम जानोगे कि यह कैसा सुंदर ग्राम है। इस पावन अभिराम ग्राम का नाम श्यामापुर है। यहाँ आम के आराम पथिकों और पवित्र यात्रियों को विश्राम और आराम देते हैं। पुराने टूटे फूटे देवाले इस ग्राम की प्राचीनता के साक्षी हैं। ग्राम के सीमांत के झाड़ जहाँ झुंड के झुंड कौवे और बगुले बसेरा लेते हैं, गवई की शोभा बताते हैं। पाँव फटते और गोधूली के समय गैयों के खुरों से उड़ी धूल ऐसी गलियों में छा जाते हैं मानो कुहिरा गिरता हो। ऐसा सुंदर ग्राम जिसमें श्याम सुंदर स्वयं विराजमान है, मेरा जन्म स्थान था। बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने का मुख्य समर्थन तो इन्होंने किया ही है। साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का वह लक्षण प्रधान था, न कि शब्द विधान का। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब तो बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ चाल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपक निबंधों तक का अर्थग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। बाबू तोताराम ये जाति के कायस्थ थे। बाबू तोताराम ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1804 में और मृत्यु दिसंबर 1902 ईस्वी में हुई। BA पास करके ये हेडमास्टर हुए, पर अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। उन्होंने बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उसमें कीर्ति केतु नाम का इनका एक नाटक भी निकला था। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की, जैसे केटो कृतांत नाटक, अंग्रेजी का अनुवाद, स्त्री सुबोधिनी। भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रहित है। इनकी कीर्ति केतु नाटक का एक भाषण देखिए। यह कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्ति केतु विचारें ही क्या चलती हैं, जो पराधीन होने से ही प्रसन्न रहता है और शिशुन्मार की शरण जा गिरने का जिसे चाव है। हमारा पिता अत्रिपुर में बैठा हुआ वृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए है। नवपुर की निबल सेना और एक रीति थोथी सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई है, वह उसके संग है। हे ईश्वर, भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वालों में नीचे लिखे महानुभाव भी विशिष्ट उल्लेख योग्य हैं। पंडित केशवराम भट्ट, भट्ट जी महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक है, ये तो PDF किया हुआ है, तो इसमें मराठी दिया है। महाराष्ट्र और मराठी एक ही टाइप का है, वहाँ की भाषा है। तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म संवत 1911 में और मृत्यु संवत 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सज्जाद संबोल और शमशाद शोषण
शमशाद शौसन नामक 2 नाटक लिखे, जिनकी भाषा उर्दू ही समझिए। दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वे वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए हैं। उनमें हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे, मुकदमेबाज, मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए हैं। संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। पंडित राधा चरण गोस्वामी, इनका जन्म वृंदावन में संवत 1915 में हुआ और मृत्यु संवत 1982 दिसंबर सन 1925 में हुई। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए और उसके पक्ष में हिंदू बांधव में कई लेख लिखे भी थे। भाषा इनकी गठी हुई होती है। इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धान के गोसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक हैं। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने विरजा, जावित्री और मृणमयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंग भाषा से किए हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म संवत 1915 और मृत्यु संवत 1957 में हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। अवतार, मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। गद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य, काव्य, मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने के स्थान पर इन्हने उन्ने लिखते थे। कौन? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। ब्रजभाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था से ही करते थे, जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण लीला को देखकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक ललिता नाटिका लिखी थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने का अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामल दान जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उनको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। पंडित भीमसेन शर्मा, ये पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने अंग थे। ये भीमसेन शर्मा स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। संवत 1940 और 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। कौन? भीमसेन शर्मा जी ने। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय पर बड़े जोर से शोर से दी थी। जैसे दुश्मन को दुश्मना, सिफारिश को क्षिप्राशिश, चश्मा को चक्षमा, शिकायत को शिक्षा यत्न इत्यादि। आगे हैं काशीनाथ खत्री। इनका जन्म संवत 1906 में आगरा के माई थान मोहल्ले में और परलोक वास सिरसा जिला इलाहाबाद में, जहां ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। संवत 1948 9 जनवरी 1991 में हुआ। कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ही लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश हित ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की ओर इनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं। ये 3 पुस्तकें उल्लेख योग्य हैं: ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, 3 ऐतिहासिक रूपक और बाल विधवा संताप नाटक।
3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो है सिंध देश की राजकुमारियाँ, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना लेकर लिखा गया है। दूसरा है गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर की हिंदू राजा की विधवा रानी का वृत्त है। तीसरा है लव जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यानों, लैबकृत का अनुवाद, नृत्योपदेश, ब्लैकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति, दादा भाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद, भारत का जो है भारत त्रिकालिक दशा, कर्नल अलकाट के व्याख्यान का अनुवाद इत्यादि। अनुवादों के अतिरिक्त उन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशिला स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख लिखे। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म संवत 1922 और मृत्यु संवत 1964 में हुई। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप पूरा किया था। किसने? राधा कृष्ण दास ने। ये फुफेरे भाई थे और सती प्रताप इन्होंने पूरा किया था। इन्होंने पहल दुखनी बाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इनमें जन्मपत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया था। इन्होंने पहल दुखनी बाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्मपत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया। इसका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई है। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी है, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ था। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसके अभिनय कई जगह हुआ। भारतीय प्रथा के अनुसार इनके सब पात्र भी आदर्श के सांचे में ढले हुए हैं। कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं। उनमें कहीं कहीं ओज भी पूरा है। वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उसकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित है। यह बातें चाहे कुछ लोगों को पसंद न हो। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा। राधा कृष्णदास ने निस्सहाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बांग्ला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए हैं, जैसे स्वर्णलता, मरता क्या न करता, इस तरह से। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री, जिनका जन्म हुआ था संवत 1908 में और मृत्यु हुई थी 1961 में। ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों पर रहे। हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कलकत्ता से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया था। कलकत्ता से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालते थे। रेल का विकट गेम नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी की संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा न हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बांग्ला उपन्यासों के इनके किए हुए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले। फ्रेडरिक पिनकार्ट, इनका उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते थे। इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं, बाल दीपक 4 भाग नागरी और कैथी अक्षरों में, विक्टोरिया चरित्र। ये दोनों पुस्तकें खड्ग विलास बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार में स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का कुछ अंश भाषा के नमूने के लिए दिए जाते थे।
हे लड़कों, फ्रेडरिक पिंकार्ट का है। तो फ्रेडरिक पिंकार्ट जो है वो लिखे हैं, पाठ का कुछ अंश अब यहाँ दिया हुआ है कि हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैली न होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना उंगली के तले दबकर फट न जाए। सही बात लिखा इन्होंने। विक्टोरिया चरित्र 1936 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं, आपका सुखद पत्र मुझे मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूं कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते हैं, तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा के प्रचलित करने का उद्योग किया है। देखो, 80 बरस हुए। बंगाली भाषा निरी अपभ्रंश भाषा थी। पहले थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थीं, परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा हो गई। इस तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिलावें। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम में 1000 वर्ष तक फारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसलिए उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते हैं। उन फारसी बातों को भाषा से निकाल देना असंभव है, इसलिए उनको निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है। हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने बाबू कार्तिक प्रसाद को लिखा था, कुछ दिन हुए कि मेरे हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के जुल्म की ऐसी तस्वीर खींची कि मैं हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के ट्रिब्यून नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के लब छपते ही चिट्ठी ही होना चाहिए कि छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियां भेजी, जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज़्यादा है जितना मैंने सुना था। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही न हो जाए जैसे कि हमारे इंग्लिस्तान में है, मैं इस बात का पीछा न छोड़ूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिंकार्ट साहब ने ब्रजभाषा पद्य में लिखी थी। पिंकार्ट साहब ने ब्रजभाषा में लिखी थी, क्योंकि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते थे और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी करते थे, तो उन्होंने ब्रजभाषा पद्य में लिखा है पिंकार्ट साहब ने, बैस बंस अवतंस श्री बाबू हरिचंद जू नीर कलहंस टुक उत्तर लिखी देव मोही, पर उपकार में उदार अवनी में एक भासत अनेक रेह राजा हरिचंद है। विभव बड़ाई वपु बसन बिलास लखी, कहते यहाँ के लोग बाबू हरिचंद हैं। चंद वैसो अमी अनंदर आरत को, कहते कविंद्या भारत को चंद है। कैसे अब देखें को बतावें कहाँ पावें हाय, कैसे वहाँ आवें हम कोई मतिमंद है। श्रीयुत सकल कविंद कुल नुत बाबू हरिचंद, भारत हृदय सतार नव उदयो जनु चंद है। ये प्रचार कार्य में है। प्रचार कार्य में अब है, भारतेंदु के समय साहित्य निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के सम्यक प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थी। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी। इससे अधिक बालकों को अंग्रेजी के साथ साथ अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी भी दिया जाता था और उर्दू की भी, सब चीज़ उर्दू में, और ये जो अदालतों की भाषा थी ये उर्दू में ही थी, तो शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों को योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इससे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरिक अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने इस संबंध में कई पंफलेट भी लिखे। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी, जिसमें भारतेंदु का बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल,
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिल कुसूल। मतलब निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ये कुसूल। जो अपनी भाषा है वह उन्नति की ओर ले जाएगा, उन्नति का यही मूल चीज़ है। बिनु निज भाषा ज्ञान के, अपनी निज भाषा, अपने जो तुम्हारी अपनी भाषा है उसका बिना ज्ञान के मिटत नहीं ये कुसूल। हृदय का जो दर्द है वो मिट नहीं सकता। इस तरह से उन्होंने लिखा भारतेंदु जी ने। इसी प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते फिरते थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी कई बार ये एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो कई स्थानों पर हिंदी प्रचार के लिए सभाएं स्थापित हुई। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की अलीगढ़ की भाषा संवर्धनी सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक सभा सन 1884 में हिंदी उद्वारणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। सरकारी दफ्तरों में नागरिक प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे बहुत कुछ अपनी शक्ति प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी। भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत ज्यों ज्यों हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई त्यों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नवशिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़ने वालों की थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होकर बराबर इस अनेक उद्योगों में तत्पर करते रहे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास हुए। इसके सहायकों में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र, M.A. खड़ग विलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन सिंह, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि। इस सभा के उद्देश्य दो हुए: नागरिक प्रचारणी, नागरिक अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। उक्त दो उद्देश्यों में यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध अवश्य है। पहले कह गए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरिक का प्रवेश न होने से नव शिक्षितों में हिंदी पढ़ने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन से पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे और लेखक भी। ऐसी परिस्थिति में नागरिक प्रचारणी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंधमान हम संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते थे। बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते थे और जगह जगह घूम घूम कर वक्तृता दिया करते थे। यह हम पहले कहा है कि वे जब बलिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वहां गए थे तब कई दिनों तक बड़ी धूम रही। हिंदी भाषा और नागरिक अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और देवाक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए थे। देवाक्षर चरित्र पंडित रवि दत्त शुक्ला द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन था, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरिक प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त जी ने उठाया। ये मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे और मुदर ऋषि करते थे। अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरिक प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी थी। क्या करें, रजिस्ट्री करा दी और आप सन्यासी होकर नागरिक प्रचार का झंडा हाथ में लेकर चारों ओर घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी स्कूल मेरठ के आसपास खुले थे। शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश इन्हीं का है। जहाँ कहीं भी, कहाँ पर, गौरी नागरी कोश इन्हीं का है, गौरी दत्त जी का। जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता वहाँ पंडित गौरी दत्त जी लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरिक का झंडा हाथ में लिए दिखाई देते थे। मिलने पर प्रणाम, जयराम आदि के स्थान पर लोग इनसे जय नागरिकी कहा करते थे। इन्होंने सन 1951 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा था।
नागरिक प्रचारणी सभा अपने स्थापना के कुछ ही दिनों बाद दबाई हुई नागरिक उद्धार के उद्योग में लग गई थी। 1952 में जब इस प्रदेश के छोटे लॉर्ड सर एंथनी पीछे लॉर्ड मैकडॉनल्ड काशी में आए, तब सभा ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरिक को दूर रखने से जनता की जो कठिनाइयाँ हो रही थी और शिक्षा के समय प्रचार में जो बाधाएं पड़ रही थी उन्हें सामने देखा। जब उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया, तब से बराबर सभा व्याख्यानों और पर्चों द्वारा सभा जनता के उत्साह को जागृत करती रही। न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा और नागरिक अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएं स्थापित हुई। संवत 1955 में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन, जिसमें अयोध्या नरेश, महाराजा प्रताप नारायण सिंह, मांडा के राजा राम प्रसाद सिंह, आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह, डॉक्टर सुंदरलाल और पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे मान्य और प्रतिष्ठित लोग थे, लॉर्ड साहब से मिला और नागरिक का मेमोरियल अर्पित किया। उक्त मेमोरियल की सफलता के लिए कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में किया गया था, यह बहुत लोगों को स्मरण होगा। सभा की ओर से न जाने कितने सज्जन नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिए भेजे गए, जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इस आंदोलन के प्रधान नायक देश पूज्य श्रीमान पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। उन्होंने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक, जिससे नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा थी, लिखकर प्रकाशित की। अंत में संवत 1957 में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए इस उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम बराबर हिंदी प्रेमियों की सामान्य आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का परिचय पाते चले आ रहे हैं। पहले ही वर्ष नागरी दास का जीवन चरित्र नामक जो लेख पढ़ा गया, वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोक जिज्ञासा का पता देता है। हिंदी के पुराने कवियों का कुछ इतिवृत्त संग्रह पहले पहल संवत 1896 में गारसा दत्तासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में किया। फिर संवत 1940 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिवराज शिव सिंह सरोज में किया। उसके पीछे प्रसिद्ध भाषावेत्ता डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन संवत 1946 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित किए। कवियों का वृत्त भी साहित्य का एक अंग है। अतः सभा ने आगे चलकर हिंदी पुस्तकों की खोज का काम भी अपने हाथ में लिया, जिससे बहुत से गुप्त और अप्रकाशित रत्नों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ वृत्तांत प्रकट होने की पूरी संभावना थी। संवत 1956 में सभा को गवर्नमेंट से 400 रुपये वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह वार्षिक सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई, त्यों त्यों काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया। इसी खोज का फल है कि आज कई 100 कवियों की कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है, जिनका पहले पता न था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी बातों को नई जानकारी भी हुई है। सभा की ग्रंथमाला में कई पुराने कवियों के अच्छे अच्छे प्रकाशित ग्रंथ छपे। सारांश यह कि इस खोज के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई, जिसकी सहायता से दो एक अच्छे कविवृत्त संग्रह भी हिंदी में निकले। हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था का विचार अब लोगों के चित्त में उठ रहा था, पर बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत 1963 में सभा ने वैज्ञानिक कोश प्रकाशित किया। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करने का नाम तो तब से अब तक बराबर चल ही रहा है। स्थापना के 3 वर्ष पीछे ही सभा ने अपनी पत्रिका नागरिक प्रचारणी पत्रिका निकाली, जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ से ही से निकलने लगे थे और जो आज भी साहित्य से संबंध रखने वाले अनुसंधान और पर्यालोचन का उद्देश्य रखकर चल रही है। छत्रा प्रकाश, सुजान चरित, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि पुराने ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, जयसिंह, भूषण देव ऐसे प्रसिद्ध कवियों की ग्रंथावली के भी बहुत सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं। मनोरंजन पुस्तकमाला में 50 से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी हैं। हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश हिंदी शब्द सागर ये है। हिंदी शब्द सागर एक कोश है। इस सभा के चिरस्थायी कार्यों में गिने जाएंगे। इस सभा ने अपने 35 वर्ष के जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल की 3 अवस्थाएं देखी हैं। जिस समय यह स्थापित हुई उस समय भारतेंदु द्वारा परिवर्तित प्रथम उत्थान की ही परंपरा चली आ रही थी। वह प्रचार काल था। नागरिक अक्षरों और हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बाधाएं थीं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएं भी मिल जाएंगी, जैसी श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की नागरी तेरी यह दशा,
नागरी तेरी यह दशा। नूतन हिंदी साहित्य का वह प्रथम स्थान कैसा हंसता खिलता सामने आया था। भारतेंदु के सहयोगी लेखकों का वह मंडल किस जोश और जिंदादिली के साथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर गया, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछे घर संभालने की चिंता और व्यग्रता के कुछ चिन्ह हिंदी सेवक मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। भारतेंदु जी के सहयोगी अपने ढर्रे पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर उनमें वह तत्परता और उत्साह नहीं रह गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गोलोकवास के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य सेवा ग्रहण की थी, वे ही अब प्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति परखते हुए अपने कार्य में तत्पर दिखाई देते थे। इनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे थे। यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था, जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए। संदर्भ में संवत 1985 तक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, संवत 1950 से 1975। गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, संवत 1950 से 1975 तक। प्रकरण 3 सामान्य परिचय अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।